नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। यह भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का 18वां सीरीज है और इसमें हम उन प्रश्नों को लेकर आते हैं जो विभिन्न सारे एग्जामों में पूछे गए हैं और जिन्हें पूछे जाने की संभावनाएं भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके कार्य को कौन करता है? सदन का वरिष्ठतम सदस्य या सत्तारूढ़ दल का वरिष्ठतम सदस्य या उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करे। तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित होते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में सदन का वरिष्ठतम सदस्य उनके कार्यों को करता है। तो सही आंसर होता है ए। अब थोड़ा एक्सप्लेन में जानते हैं। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल जो 93 है, 93 के अनुसार जो है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का उल्लेख किया गया है। लोकसभा के नियमों के अंतर्गत अध्यक्ष सदस्यों में से 10 को सभापति तालिका में नामांकित करता है। जो कि अध्यक्ष होता है वो क्या करता है कि 10 लोगों को नामांकित करता है कि अगर उपाध्यक्ष या अध्यक्ष नहीं रहे तो इन्हीं 10 में से जो वरिष्ठतम होगा एक करके एक ठीक है उस पद की देखरेख करेंगे। आगे क्या आ जाता है इसमें कि इसमें कोई भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद का पीठासीन हो सकता है और पीठासीन होने पर उसकी शक्ति अध्यक्ष के समान ही होती है। जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उस मतलब अपने पद पे नहीं रहते हैं, रिक्त रहता है, तो इन्हीं 10 में से जो सबसे वरिष्ठ होता है एक एक करके उस पद पर बैठते हैं। इस अवधि के लिए अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वाह वह व्यक्ति करेगा जिसे राष्ट्रपति कहे। और आर्टिकल 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में उल्लेख है। तो यहाँ पर अगर पहली चीज ये है कि आर्टिकल 93 में लोकसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में जिक्र किया गया है और आर्टिकल 89 में जो है राज्यसभा के सभापति के बारे में उल्लेख किया गया है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये लोग जो होता है सदन, उनमें से 10 वरिष्ठतम सदस्यों की एक सूची बनाते हैं कि अगर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष न रहे तो उनकी अनुपस्थिति में इनमें से जो वरिष्ठ होता है वह उनके कर्तव्यों का निर्वहन करता है। अगला क्वेश्चन है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त अथवा दो अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य मतभेद होने पर कौन मामले का निर्णय करता है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, बहुमत से, आयोग स्वयं या कानून है? तो यहाँ पर होता है कि जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त या दो अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य मतभेद होता है तो उस कंडीशन में बहुमत से आयोग स्वयं अपने निर्णयों को लेता है। तो सही आंसर होता है सी। अब यहाँ पे जानते हैं कि जब नरसिम्हा राव की सरकार थी उस दौरान ठीक है अध्यादेश के माध्यम से मूल कानून चुनाव आयोग के कामकाज से संबंधित अध्याय में धारा 9 और 10 जोड़ी गई। धारा 9 और 10 जोड़ी गई और चुनाव आयोग मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच कामकाज के आवंटन और कार्य करने की प्रक्रिया के बारे में सर्वसम्मति से निर्णय करेगा, जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है और सही आंसर होता है सी। धारा 10 की एक उपधारा है और एक और दो आम सहमति का प्रावधान है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जब टी.एन. शेषन और कृष्णमूर्ति के विवाद जो हुआ था उच्च न्यायालय में पहुंचा तो इसी दौरान ठीक है साल 1993 में, साल 1993 में जो है एक बहुसदस्यीय आयोग बनाया गया और उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपना यह निर्णय दिया कि अगर इन लोगों के बीच में मतभेद होता है तो बहुमत से वह आयोग स्वयं अपने निर्णयों को पारित करेगा। अगला क्वेश्चन है कि सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है? लोकसभा का स्पीकर या उपसभापतियों के पैनल के सदस्यों में से कोई एक सदस्य या राष्ट्रपति द्वारा इन उद्देश्यों के लिए नियुक्त सदन का सदस्य या राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदन का सदस्य? तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि जब सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होता है तो राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो इस दौरान राष्ट्रपति द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त सदन के सदस्य होते हैं। ठीक है, नियुक्त जिसको वो करेगा, नियुक्त सदन के सदस्य जिसको करेगा वही होगा। तो राष्ट्रपति क्या करेगा, उसी सदन में यानी कि राज्यसभा में से सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को ठीक है सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को नियुक्त करेगा और वही राज्यसभा का सभापति बनेगा। तो सही आंसर होता है सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित हो सकता है? निलंबित नहीं हो सकता है यहाँ पर कि कौन सा आपातकाल जो है, कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है? स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन की सुरक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या कानून के समक्ष समानता? तो यहाँ पर है आपका सही आंसर होता है कि जीवन के सुरक्षा का जो अधिकार है आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं होता है। तो सही आंसर होता है बी। अब यहाँ पर जैसा कि आपातकाल के बारे में बात किया जाए तो आपातकाल का जो जिक्र है, 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। आर्टिकल 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल,
आर्टिकल 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन और आर्टिकल 360 के तहत जो है वह वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। साथ ही साथ अगर बात किया जाए कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की, तो इसकी व्याख्या जो है भाग 3 में किया गया है, जिसका आर्टिकल 12 से 35 तक आता है। मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान समय में इनकी संख्या 6 है। तो ये सारे फैक्ट इनको याद रखिएगा। हालांकि दिए गए प्रश्न के अनुसार जो है सही आंसर होता है बी। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो सेवानिवृत्ति के बारे में कहा गया है, पहला कह रहा है कि उनका पुनः मनोनयन नहीं हो सकता है। ठीक है, ये कह रहा है कि सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है कि उनका पुनः मनोनयन नहीं हो सकता है, तो यह बिल्कुल गलत है, उनका फिर से मनोनयन हो सकता है। दूसरा कह रहा है कि वह मात्र 2 ही बार पुनः मनोनीत हो सकते हैं, तो यह भी गलत है। और अगला कह रहा है कि वह पुनः निर्वाचित नहीं हो सकते हैं, तो यह भी गलत है, वह पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं। और तीसरा कह रहा है कि उनकी कितनी बार भी पुनः मनोनयन हो सकता है, तो यही कथन सत्य है। यहाँ पर डी वाला है कि उनका कितना भी बार पुनः मनोनयन हो सकता है, तो सही आंसर होता है डी। अब जानते हैं इसके बारे में कि जो होता है कि राज्यसभा के जो सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य होते हैं उनका कितनी बार भी मनोनयन हो सकता है। जैसा कि आपने पता है कि राज्यसभा में जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं होती है। और इनके जो सदस्य होते हैं, ठीक है, प्रति 2 वर्ष पर इसके 1/3 सदस्य क्या होते हैं, रिटायर होते हैं। राज्यसभा में सदस्य बनने की जो न्यूनतम योग्यता होती है उनमें से सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज, तो न्यूनतम एज जो निर्धारित की गई है वह 30 वर्ष है। और भारतीय संविधान में अगर बात किया जाए तो भारतीय संविधान में जो है कि राज्यसभा की जो व्याख्या है वह किया गया है आर्टिकल 80 में। ठीक है, 80 में राज्यसभा की व्याख्या किया गया है। जैसा कि आपने पता है कि राष्ट्रपति संसद में, ठीक है, राज्यसभा में कुल 12 लोगों को मनोनीत करता है। इन्हीं के बारे में पूछा गया, वह कला, साहित्य, सामाजिक योगदान के क्षेत्र से आते हैं। राज्यसभा का गठन कब किया गया था, तो भारत में राज्यसभा का गठन किया गया था साल 1952 में। और भारतीय परिषद एक्ट जो है 1919 के द्वारा भारत में प्रथम बार राज्य परिषद बनाया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य परिषद, वही राज्य परिषद आगे चलकर राज्यसभा बना, तो राज्य परिषद का गठन किस एक्ट के तहत किया गया था, साल 1919 वाला जो एक्ट आया था उसके तहत राज्य परिषद का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल या संसद। तो यहाँ पे कि केंद्र सूची के विषयों में के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियों को जो विस्तृत करने का अधिकार दिया गया है वह संसद को दिया गया है, तो सही आंसर होता है डी। अब जानते हैं इसके बारे में कि जैसा कि आपने पता है कि भारतीय संविधान की जब अनुसूचियां पढ़ेंगे तो उसकी जो 7वीं अनुसूची है उनमें 3 प्रकार की सूची दिया गया है। संघ सूची, जिसको कि हम लोग केंद्र कहते हैं, उसके बाद राज्य सूची और उसके बाद समवर्ती सूची। तो यहाँ पे केंद्र सूची में जो विषय डाले गए हैं उन पे कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को है। राज्य सूची में जो है कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, लेकिन अगर केंद्र सरकार राज्यसभा से उस प्रस्ताव पर अपना अनुमोदन प्राप्त कर लेती है तो वह राज्य सूची के विषयों पर भी अपना कानून बना सकती है। समवर्ती सूची की बात किया जाए तो इसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है और इस पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों का होता है, लेकिन विशिष्ट तौर पे शक्तियां किसके पास होती है, केंद्र सरकार के पास होती है। आगे की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान का जो भाग 5 है उसमें आर्टिकल 124 से 147 तक जो है इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा गया है। और यहाँ पे अगर बात किया जाए कि समवर्ती सूची की, तो समवर्ती सूची जो है वो साल 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये सारे फैक्ट हैं। आपको पूछा गया कि क्षेत्राधिकार कौन विस्तृत कर सकता है, तो संसद। और जैसा कि मैंने बताया संसद का मतलब क्या होता है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है रीट की। रीट, जैसा कि आपने पता है कि जब मौलिक अधिकार को पढ़ेंगे तो मौलिक अधिकार का जब अनुच्छेद 32 आप पढ़ेंगे तो इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है। संवैधानिक उपचारों का
अधिकार। और इसी आर्टिकल को भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है, संविधान की आत्मा कहा था। और इसके तहत 5 प्रकार के रीतों का उल्लेख किया गया है, ठीक है, कि अगर आप किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत जो है वह जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और 226 के तहत आप जा सकते हैं हाई कोर्ट में। तो यहाँ पे पूछा गया है कि उच्च न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट, तो अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप हाई कोर्ट में किस आर्टिकल के तहत जा सकते हैं, तो आप हाई कोर्ट में जो है आर्टिकल 226 के तहत जा सकते हैं। तो सही आंसर होता है डी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है। पहला कह रहा है कि इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर किया जाएगा, तो यह भी आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि राष्ट्रपति पुनः प्रमाणों का परिरक्षण कर सकता है, तो यह भी सही है। तीसरा कह रहा है कि दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार है, तो ये गलत है, क्योंकि दया के लिए राष्ट्रपति के सामने याचिकाकर्ता को मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है। और चौथा कह रहा है कि राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण देने के लिए बाध्य नहीं है, तो यह भी सही है कि वह किस लिए अपना आदेश दे रहा है इसका कारण देने के लिए बाध्य नहीं है। तो पूछ रहा है कि राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति का सिद्धांत कौन सा नहीं है, तो सही आंसर होता है सी, कि दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं दिया जाता है। और जैसा कि आपने पता है कि आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, और आर्टिकल 161 के तहत राज्यों में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट है। तो यहाँ पे आर्टिकल 72 के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन फैक्ट याद रखिएगा कि किसी भी राज्य का राज्यपाल मृत्यु दंड को, ठीक है, मृत्यु दंड अगर किसी व्यक्ति को दिया गया है तो उसको क्षमा नहीं कर सकता है। मृत्यु दंड को क्षमा करने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति के पास है। और साथ ही साथ राज्यपाल को जो है सैन्य मामलों में कोई अधिकार नहीं है। मृत्युदंड और सैन्य मामलों में राष्ट्रपति को राज्यपाल को किसी प्रकार कोई अधिकार नहीं है। ये सारे अधिकार जो होते हैं राष्ट्रपति के पास होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकार पर नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी वरीयता प्रदान करी। तो सबसे पहले ये जानते हैं यहाँ पर कि संवैधानिक संशोधन जो 25वां हुआ था, 25वां संवैधानिक संशोधन ने 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी वरीयता प्रदान करी। अब ये 25वां संविधान संशोधन हुआ क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, तो ये हुआ था साल 1971 में। और उसके बाद 42वां संविधान संशोधन हुआ जो कि साल 1976 में हुआ। 42वां संविधान संशोधन को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे है कि भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है वह मौलिक अधिकार है, और 36 से 51 तक जो है 36 से 51 तक है जो है डीपीएसपी है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, और इन्हीं के बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ पर 14, 19 और 31 के तहत मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों कानूनी वरीयता किस संशोधन के तहत प्रदान हुआ था, तो 25वें संविधान संशोधन के तहत, जो कि हुआ था साल 1971 में। तो सही आंसर होता है ए। अगला क्वेश्चन है कि 1861 के भारत परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड एल्गिन प्रथम या लॉर्ड रिस या लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। तो यहाँ पर जो है कि जब 1861 का भारत परिषद अधिनियम आया था उस दौरान भारत का जो वायसराय था वह लॉर्ड कैनिंग थे। तो सही आंसर होता है ए। लॉर्ड कैनिंग के अगर कार्यकाल की बात किया जाए तो लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल था साल 1856 से 1862 तक था। इनको और एक चीज याद रखिएगा कि पूछा जाता है कि 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो 1857 की क्रांति के समय भी लॉर्ड कैनिंग ही भारत का वायसराय था। जैसा अब यहाँ पे इन्हीं के बारे में पूछा गया है। अब यहाँ पे होता है कि 1858 का जो आया था भारत परिषद अधिनियम, ठीक है, इसको ही लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर साल 1858 को इलाहाबाद से पढ़ के सुनाया था, और इसी दिन 1 नवंबर को भारत की एक दिन के लिए राजधानी किसको बनाया गया था, इलाहाबाद को बनाया गया था। तो ये भी याद रखिए, कई बार ये पूछा जाता है कि भारत की एक दिन के लिए राजधानी कौन सा बना था, तो इलाहाबाद जो है वह भारत का एक दिन के लिए राजधानी बना था। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर दिए गए प्रश्न के अनुसार सही आंसर होता है ए।
अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया। साल 2026 तक या 2028 तक या 2030 तक या 2032 तक। तो यहाँ पर जानते हैं कि सबसे पहले जो हुआ था कि 42वां संविधान संशोधन हुआ, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और साल 1976 में। और इस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी और इंदिरा गांधी ने ये चीज़ कह दिया कि अब जो भारत में जो भी लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र होंगे वह 1971 के जनगणना के अनुसार होंगे। और कब तक? तो साल 2000 के बाद, ठीक है, जो जनगणना होगी और रिसेंट में जो पब्लिश हुई रहेगी उसके तब तक, तो मतलब 1971 से 2000 तक। उसके बाद साल 2000 में जो है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और उन्होंने 84वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया और उन्होंने 2000 को बढ़ाकर साल 2026 कर दिया। और इसमें भी कहा गया कि मतलब 2026 तक जो चुनाव होगा लोकसभा का वह 1971 के जनगणना के अनुसार ही होगा और यही तथ्य अभी तक रुका हुआ है। तो यहाँ पर सही आंसर होता है ए कि साल 2026 तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। तो सही आंसर होता है ए। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कथन बिहार विधानसभा के लोक लेखा समिति के संबंध में सही है। पहला कह रहा है कि अधिकतम संख्या 15 हो सकती है, तो यह बिल्कुल सही है कि लोक लेखा बिहार विधानसभा या कोई भी राज्य की विधानसभा हो उनके लोक लेखा समिति में जो है अधिकतम सदस्यों की संख्या 15 हो सकती है। दूसरा कह रहा है कि इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो यह गलत है, ठीक है, कि इनका कार्यकाल 5 साल के लिए नहीं होता है। तीसरा कह रहा है कि सदस्य का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों के द्वारा होता है, तो यह भी गलत है क्योंकि इनके सदस्य का निर्वाचन जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, न कि प्रत्यक्ष रूप से, तो ये वाला भी स्टेटमेंट गलत है। और चौथा कह रहा है कि कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता है, तो यह भी गलत है, इसमें मंत्री सदस्य हो सकते हैं, ठीक है, राज्यों की विधानसभा में मंत्री सदस्य हो सकते हैं। तो पूछा कि कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है। तो यहाँ पर ये कथन सही है कि इनमें अधिकतम सदस्यों की संख्या 15 हो सकती है, इनका कार्यकाल जो होता है वह 2 साल का होता है, न कि 5 साल का, और इनके सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है और इसमें मंत्री सदस्य हो सकते हैं। और वहीं पे अगर बात किया जाए कि केंद्र सरकार में, तो केंद्र सरकार में जो लोक लेखा समिति होती है उसमें जो अधिकतम सदस्यों की संख्या जो होती है वह 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा से होते हैं। तो दिए गए प्रश्न के अनुसार सही आंसर होता है ए। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। 1997 में या 1999 में या साल 2000 में या साल 2005 में। तो यहाँ पे होता है कि पहली बार नीतीश कुमार जो है कि बिहार के मुख्यमंत्री साल 2000 में बने थे, तो सही आंसर होता है सी। अब यहाँ पे जानते हैं कि नीतीश कुमार प्रथम बार केवल 7 दिनों के लिए, सब 2000 में बने थे ना, तो केवल 7 मतलब 3 मार्च से लेकर 7 मार्च तक, ठीक है, 3 मार्च 2000 से लेकर 7 मार्च 2000 तक केवल 7 दिनों के लिए यह मुख्यमंत्री पद पर बने रहे। नीतीश कुमार 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 10 अगस्त साल 2022 को शपथ लिया। नीतीश कुमार को फोर्ब्स इंडियन पर्सन ऑफ द ईयर 2010 से भी सम्मानित किया गया है। और पहली बार अगर नीतीश कुमार को विधायक की बात किया जाए तो पहली बार नीतीश कुमार जो विधायक बने थे साल 1985 ईस्वी में पहली बार विधायक बने थे और पहली बार मुख्यमंत्री साल 2000 में बने थे। तो दिए गए प्रश्न के अनुसार सही आंसर होता है सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीली क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं कर सकता है। संवैधानिक मामलों में अपील या दीवानी मामलों में अपील या फौजदारी मामलों में अपील या सैन्य मामलों में अपील। तो यहाँ पर जो होता है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वह सैन्य मामलों में जो है कि अपीली क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है, तो सही आंसर होता है डी। सैन्य मामलों में अपीली क्षेत्राधिकार के बाहर है, ठीक है, आपका सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है, सैन्य मामलों का अपीली क्षेत्राधिकार बाहर है, तो सही आंसर होता है आपका डी। अब यहाँ पे होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं अपीली क्षेत्राधिकार कौन कौन से आते हैं। तो पहला जो आता है कि संवैधानिक अपीली क्षेत्राधिकार, ये सुप्रीम कोर्ट का है। उसके बाद दीवानी क्षेत्राधिकार जो है ये भी सुप्रीम कोर्ट का है। फौजदारी मामलों का अपील ये भी सुप्रीम कोर्ट का है। और विशेष अनुमति से अपीली क्षेत्राधिकार, ठीक है, ये चारों के चारों जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आते हैं, लेकिन सैन्य मामला सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत नहीं आता है।
इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करेगा। तो पहला कह रहा है कि लोकसभा का अध्यक्ष, दूसरा कह रहा है कि लोकसभा का उपाध्यक्ष, तीसरा कह रहा है कि उपाध्यक्षों के पैनल में से कोई एक सदस्य, और चौथा कह रहा है कि सदन के सचिवालय के महासचिव। तो यहाँ पर जैसा कि आपने पता है कि अगर राज्यसभा का सभापति और उपसभापति दोनों नहीं होते हैं तो उपाध्यक्ष, जैसा कि मैंने बताया कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वह 10 लोगों का एक सूची तैयार करता है, और जब ये दोनों लोग अनुपस्थित होते हैं इनमें से जो वरिष्ठ व्यक्ति होता है, ठीक है, जो वरिष्ठ व्यक्ति होता है वही उस दौरान सदन की अध्यक्षता करता है। तो सही आंसर होता है आपका सी। तो दोस्तों यह जो था पॉलिटी का 18वां सीरीज था। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।